नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। अगर इसको हिंदी में कहें तो मेरे चैनल का नाम है कानूनी नज़रिया, जो लॉयर और साथ में लेमैन दोनों के लिए बराबर फ़ायदेमंद है। आप सोचिए, अगर कोई अंतरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन डिसाइड होने में सालों लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या कहेंगे अगर अलग अलग एक्ट में मेंटेनेंस के लिए जो ऑर्डर पास किए गए हैं सेम पार्टीज के बीच में, और वो ऑर्डर कन्फ्लिक्टिंग हैं और जो वास्तविकता से अलग हैं? तो इन्हीं चीज़ों को और ऐसे बहुत सारे सवाल जो जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के जजमेंट में दिया है, हम आज उसका जिक्र करेंगे। 4 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया, जिसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड था, वाइफ और बच्चों के द्वारा जो फाइल किया जाता है अपने पिता या हस्बैंड के खिलाफ। ये जजमेंट का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 730 ऑफ 2020। एक डिटेल गाइडलाइन फ्रेम की सुप्रीम कोर्ट ने, और ये गाइडलाइन थी सभी ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन को हैंडल करते हैं, जो ट्राई करते हैं और उनमें कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर पास होता है। तो जो ये गाइडलाइन है वो पूरे हिंदुस्तान में के सभी कोर्ट में एप्लीकेबल है। इस केस में नेहा एक एप्लीकेशन फाइल करती है इंटरिम मेंटेनेंस का सेक्शन 125 सीआरपीसी में, और अपने बिहाफ पे और अपने माइनर बेटे के बिहाफ पे अपने हस्बैंड रजनीश के खिलाफ मुंबई के एक कोर्ट में। 2 साल के बाद 24 अगस्त 2015 को फैमिली कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करती है, और उसमें 15,000 रुपया पर मंथ नेहा को अवार्ड करती है 1/9/2013 से, मतलब जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल हुआ था, और 5,000 रुपया पर मंथ उसके बेटे को अवार्ड करती है, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन से लेकर डेट ऑफ ऑर्डर तक था, और उसके बाद 10,000 रुपया पर मंथ वो मेंटेनेंस हो गया। रजनीश अपील फाइल करता है इस ऑर्डर के खिलाफ क्रिमिनल रिट के फॉर्म में बॉम्बे हाई कोर्ट में, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट अपील को डिसमिस करती है और जो ऑर्डर मेंटेनेंस का पास हुआ था उसको एफर्म करती है। मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। वहाँ पे डिवीज़न बेंच, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा हैं और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हैं, उसकी बेंच ने ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट को पास किया, जिसको लिखा है जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में जो इंटरिम मेंटेनेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया, फैमिली कोर्ट ने पास किया था, उसको एफर्म कर दिया। और लेकिन इस केस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, जितने भी इस तरह के मैटर थ्रू आउट इंडिया हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और इस वजह से जो एक पैरामीटर सेट किया, और जिससे कि जो प्रोसीजर है उसको थ्रू आउट इंडिया एक प्रॉपर वे में रेगुलेट किया जा सके, जिससे कि कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर पास ना हो। इस प्रोसेस में इस केस के इम्पोर्टेंस को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही अच्छे एडवोकेट को, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मिस अनीता सिनॉय एंड मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन, उन दोनों को एमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया, मीन्स फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया और कोर्ट को मदद किया इस और जजमेंट को पास करने में। चूँकि ये जजमेंट, जो ये गाइडलाइंस बनाया गया, ये पूरे हिंदुस्तान के सभी कोर्ट में एप्लीकेबल होना था, तो एक वाइडर पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को डायरेक्ट किया कि वो सभी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करे और उनसे रिस्पांस ले इस इशू पे, जिससे कि एक ब्रॉडर गाइडलाइंस बनाया जा सके जो पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल हो। इसके पहले कि हम गाइडलाइंस पे जाएं, हम देखते हैं कि क्या क्या कानून है अवेलेबल जिसके तहत एक वाइफ को या वुमेन को राइट है अपने मेंटेनेंस को प्राप्त करने का। सबसे पहले हम उन कानून को देखते हैं जो रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, जो सभी के लिए है। इसमें सबसे पहला आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसमें सेक्शन 4 के तहत दो शादी करते हैं और जो इंडियन सिटीजन होने चाहिए,
ये एक सेकुलर लेजिस्लेशन है और सभी के लिए एप्लीकेबल है जो इसके तहत इंडिया में भारत में शादी करते हैं। इसके सेक्शन 36 में पेंडिटिलाइट या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के पेंडेंसी में मेंटेनेंस वाइफ को मिलना चाहिए, इसका अधिकार है। सेक्शन 36 के तहत वो कोर्ट ऑर्डर पास करती है वाइफ के और हस्बैंड के इनकम को कंसीडर करते हुए, उसके लीगल एक्सपेंसेस या अदर लीगल ज़रूरतों को देखते हुए ऑर्डर पास करती है। इसी एक्ट के सेक्शन 37 में परमानेंट एलिमनी का भी प्रोविज़न है। जो परमानेंट एलिमनी एक कंसोलिडेटेड अमाउंट के रूप में हस्बैंड पे करता है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पे। दूसरा जो प्रोविज़न है और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इस एक्ट और इस सेक्शन का जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है उसका पर्पस और ऑब्जेक्ट ये है कि इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके वाइफ को या बच्चों को, और इसीलिए इसको एक समरी प्रोसीडिंग बनाया गया है। डिटेल प्रोसीडिंग नहीं है, समरी प्रोसीडिंग है। और इसकी केवल 2 रिक्वायरमेंट है कि एक तो हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए, दूसरा कि वो अपनी वाइफ को या बच्चों को जो मेंटेन करने का उसका दायित्व है उसको वो नेग्लेक्ट कर रहा हो। तीसरा एक्ट जो काफ़ी यूज़ होता है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको शॉर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा अधिनियम भी कहते हैं। ये खासकर उस संदर्भ में इसमें एग्रीव्ड पर्सन जाती हैं जब किसी डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हुई हो। इस एक्ट के सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में प्रोविज़न है कि जो एग्रीव्ड और डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार औरत हैं वो या उनके बच्चे मेंटेनेंस के लिए कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट इस प्रोविज़न के तहत मेंटेनेंस अवार्ड करती है। और ये मेंटेनेंस सेक्शन 125 सीआरपीसी में ग्रांट किए गए या अवार्ड किए गए मेंटेनेंस के एडिशन में होता है। सेक्शन 26 इसी एक्ट का वो बड़ा स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करता है कि जो भी रेमेडीज अवेलेबल हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उसको पाने के लिए, जैसे जो सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 में हैं, उनको पाने के लिए कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट भी जा सकता है और क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक हिंदू वाइफ को मेंटेनेंस पाने के और क्या प्रोविज़न है। उसमें सबसे पहला आता है द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसके सेक्शन 18 के तहत हिंदू वाइफ अपने मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। और ये मेंटेनेंस उसको सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, जब उसकी शादी चल रही है वो शादी को नहीं छेड़ना चाहती फिर भी मेंटेनेंस मांगने जा रही है, तो उसके तहत वो क्लेम कर सकती है। इसी के सेक्शन 19 में प्रोविज़न है जिसमें कि कोई विडो बहू अपने ससुर के खिलाफ मेंटेनेंस का डिमांड करने के लिए जा सकती है। ये स्पेसिफिक प्रोविज़न है। इसमें एक और सेक्शन 20 है जिसमें कि बच्चे या बूढ़े माँ बाप भी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसका सेक्शन 24 और 25 डील करता है मेंटेनेंस से। 24 मुकदमे के पेंडेंसी के दरमियान जो मेंटेनेंस का प्रोविज़न है वो सेक्शन 24 है, बट इसमें यह है कि उस कोर्ट में कोई सब्सटेंटिव प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए, डिवोर्स की या मैरिज के एन्यूलमेंट की या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की। इसमें केवल ये देखा जाता है कि वाइफ के पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है या वो सफिशिएंट नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब एक सवाल उठता है कि क्यों ये गाइडलाइन इशू किया गया। अब हमने देखा कि इतने सारे प्रोविज़न है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेचर और पर्पस जो हर एक रिलीफ का है, जिस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है वो अलग अलग है और एक दूसरे से स्वतंत्र है। लेकिन चूंकि पार्टी सेम होती हैं और जो रेमेडी है वो सिमिलर नेचर का है, तो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन क्रिएट हो जाता है और जिससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होती है और कई बार कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स पास हो जाते हैं डिफरेंट कोर्ट में। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ताकि जो एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस पूरे ऑल ओवर द कंट्री फॉलो हो, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, इसलिए ये गाइडलाइंस इशू किए गए। अब हम देखते हैं क्या फाइनल गाइडलाइंस इशू किए गए।
सबसे पहला मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पास जो पावर है आर्टिकल 142 भारतीय संविधान के अनुसार, जिसके तहत वो कंप्लीट और सब्सटेंटिव जस्टिस कर सकती है, उसके उस प्रोविज़न के तहत उन्होंने ये गाइडलाइन इशू किया। सबसे पहला मुद्दा जो लिया वो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन का लिया। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन के बारे में सबसे पहली बात उसने ये कही कि अगर कोई भी किसी भी प्रोसीडिंग में कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उसको एडजस्ट किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा। दूसरी बात कही कि जो एप्लीकेशन लगाएगा उसके उसके जिम्मे ये एक मैंडेटरी होगा कि वो डिस्क्लोज करे कि प्रीवियस कौन कौन सी प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें क्या क्या ऑर्डर पास हुए हैं। तीसरी बात उसमें इसी पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ऑर्डर कोई ऑर्डर पास करती है और उसका कोई उस ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन या वेरिएशन चाहिए तो वो उसी कोर्ट जाना होगा, सब्सिक्वेंट किसी प्रोसीडिंग में उसको टच नहीं किया सकता। अब दूसरा मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो है कि इंटरिम मेंटेनेंस का पेमेंट कैसे होगा। तो इसको लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने की कि एक डिटेल एफिडेविट का फॉर्मेट तैयार किया और जो इस जजमेंट के साथ एनेक्शर बना दिया कि जो भी मेंटेनेंस को लेकर कोर्ट जाएगा वो एक एफिडेविट फाइल करेगा। इस एफिडेविट को कहते हैं द एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अपने सारे संपत्ति और अपने जिम्मेदारियों के बारे में एक डिटेल ब्यौरा देगा ऑन एफिडेविट, और जिसका फॉर्मेट इस जजमेंट में है। ये मैंडेटरी कर दिया कोर्ट ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोर्ट ने लिया कि अब क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस का अमाउंट क्या होगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि इसको डिसाइड करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको कोर्ट को फॉलो करना चाहिए, जिसमें स्टेटस ऑफ पार्टीज हो गई, जो वास्तविक ज़रूरत की चीज़ है क्लेमेंट के लिए, जैसे खाना, कपड़ा, रहने की जगह, बच्चों का एजुकेशन, मेडिकल की ज़रूरत, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट कि जो हस्बैंड है उस पर डिपेंडेंसी कितनी है और उसकी और दूसरी जिम्मेवारियां कितनी हैं। चौथा कि उसकी पेमेंट कैपेसिटी कितनी है। पांचवा कि जो वाइफ है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है और उसके एसेट और लायबिलिटीज़ कितने हैं। नेक्स्ट कि दोनों के एज क्या है और उसके एम्प्लॉयमेंट किस नेचर के हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो एक पॉइंट ऐड किया कि जो वाइफ है उसके राइट टू रेजिडेंस को लेकर क्या कहा गया है। इसके बाद जो पॉइंट है वो कि जो बच्चे हैं, माइनर चिल्ड्रन हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनका क्या एजुकेशन है, कोई पार्टीज़ के बीच में कोई सीरियस डिसेबिलिटी या इल हेल्थ तो नहीं है जिससे कि मेडिकल कॉस्ट ज़्यादा है, मेडिकल खर्चे ज़्यादा हैं। इन सब के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि हर एक केस के डिफरेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो फैमिली कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पूरा डिस्क्रिशन है कि वो उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में अपने अमाउंट को डिसाइड करे। और एक बात और कही कि जो ये डिस्क्लोज करते हैं इनकम, इसमें एक टेंडेंसी होती है करेक्ट इनकम नहीं देने की, तो जो कोर्ट है उसके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो गेस वर्क करके भी एक इनकम तक पहुंच सकती है। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा था कि किस दिन से मेंटेनेंस दिया जाए। इसमें अलग अलग कोर्ट अलग अलग डेट यूज़ को लेकर चलती थी, जिसमें जैसे होता है एप्लीकेशन लगाने का दिन, दूसरा जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ उस दिन से, तीसरा जो एप्लीकेशन में कई बार एक पीछे की डेट से जिस दिन से अलग रह रहे हैं मियाँ बीवी उस दिन से डेट क्लेम करते हैं। तो इन सब को ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कह दिया है कि जिस दिन से एप्लीकेशन लगाया जाएगा उसी दिन को कंसिडर किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कोर्ट ने डील किया कि जो ऑर्डर पास होता है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इन्फोर्समेंट कैसे होगा। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि जिस जगह पे जिस एक्ट के तहत ऑर्डर पास हो रहा है अगर उसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न है तो वो फॉलो होगा। जैसे सेक्शन 28A हिंदू मैरिज एक्ट का, या सेक्शन 20 सबसेक्शन 6 घरेलू हिंसा अधिनियम का, या सेक्शन 128 CRPC का, तो ये जो प्रोविज़न है वो उसके तहत होगा। लेकिन इसके अलावा एक स्पेसिफिक एडिशन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी ऑर्डर है उसको एक मनी डिक्री के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो सिविल कोर्ट के द्वारा जो CPC में प्रोविज़न है सेक्शन 51, 55, 58, 60
और ऑर्डर 21, ऑर्डर 21 जो एग्जीक्यूशन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है इसके तहत। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रीमलाइन करने का कोशिश किया है जो प्रोसेसेस फॉलोज होते हैं फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट लिखा हुआ है जस्टिस इंदु मल्होत्रा के द्वारा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार साझा करें। दूसरी बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने मेरे वीडियो को भी अपने लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।